सियार और ढोल। एक समय की बात है। जंगल के किनारे दो राजाओं में मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक राजा विजयी हुआ, एक पराजित। विजयी राजा के सिपाही और साथ गए भांड व चारण रात भर ढोल पीटकर उत्सव मनाते रहे और वीरगीत गाते रहे। सुबह सुबह तेज आंधी आई और उस आंधी में सिपाहियों का एक ढोल लुढ़ककर शिव चला गया और एक पेड़ से जाकर टिक गया। आंधी थमने के उपरांत राजा और उसके सिपाही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। ढोल वहीं जंगल में पड़ा रह गया। ढोल जिस पेड़ से टिका पड़ा हुआ था, उसकी सूखी टहनियां तेज हवा चलने पर ढोल से टकराती और ढोल बज उठता। उसकी धमाधम की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती। एक भूखा सियार शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजरा जहां ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियां हिलते हुए ढोल से टकराई। ढोल धमाधम करता बज उठा। ढोल की आवाज सुनकर सियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि ये कैसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वह वहां से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। किसी बात की गहराई में जाए बिना डर कर भागना उचित नहीं। मुझे इस विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए कि वास्तव में ये कितना बलशाली है। वह धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की टहनियां ढोल पर चोट कर रही है और उसमें से आवाज आ रही है। सियार ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है। पेड़ की शाखाओं की मार से करा रहा है। वह स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत सियार ने सोचा कि इन जीव का शरीर विशाल और मांसल है। अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत गड़ा दिए। वह चमड़ा कठोर था। उसे काटने के प्रयास में सियार के सामने के दो दांत टूट गए। लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वह डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेद कर उसमें घुस गया। ढोल अंदर से खाली था। उसमें मांसरक्त मज्जा ना पाकर सियार बड़ा निराश हुआ। उसकी मेहनत व्यर्थ गई। सीख। जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर बड़ाई करने और शेखी बघारने वाले वास्तव में ढोल की तरह की खोखले होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी आवरण और दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली भांति जानने के बाद ही होता है। चमगादड़, पशु और पक्षी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम न थी। उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे। चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो, मुझे पंख हटा दिया जाए तो मैं तो हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ। मुझे क्षमा करो, चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ।
तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते? मैं तो पक्षी हूँ। कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊं? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा। पशु भी चले गए। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया। सभी आनंद मनाने लगे। उन्हें आनंद मनाता देख चमगादड़ ने सोचा कि अब मुझे किसी एक दल में सम्मिलित हो जाना चाहिए। वह पक्षियों के दल के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे अपन दल में ले ले। किंतु पक्षियों ने यह कहकर मना कर दिया, अरे तुम तो पशु हो, ऐसे में तुम हमारे दल में कैसे आ सकते हो? मुंह लटकाकर चमगादड़ पशुओं के पास पहुंचा और उनसे भी यही निवेदन किया। पशुओं ने भी उसे अपने दल में स्वीकार नहीं किया। वे बोले, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पंख है और तुम एक पक्षी हो? चमगादड़ क्या करता? वह समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ न देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। सीख: आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दें। मौका परस्त का कोई मित्र नहीं होता।